अरे रंजन बेटा, एक गोभी का पराठा और ले लीजिए। आज इसमें मैंने घर का सफेद मक्खन डाला है। अरे मम्मी जी, मेरा पेट एकदम फूल हो गया है। पर आपके हाथ के पराठे में जो जादू है ना। अच्छा ला दीजिए एक और। खाइए बेटा खाइए। और हाँ, नाश्ता करके सीधा दुकान आ जाना। आज नया माल आने वाला है। जरा गिनवाने में मदद कर दीजिएगा मेरी। अरे पापा जी, आप टेंशन क्यों लेते हैं? आपका होनहार दामाद है ना, मैं सब संभाल लूंगा और माल गिनकर रखवा भी दूंगा। कुछ देर बाद प्रणति अपने कमरे से बाहर आती है। वो देखती है कि इतने दिन से घर जमाई रहने के बाद भी रंजन की खातिरदारी में कोई कमी नहीं हुई है। तभी शिखा कंचन से 2 कप चाय लेकर बाहर आती है। जीजा जी, प्लीज ये 1 कप चाय उठाकर अपने भैया को पकड़ा दीजिए ना, वो हॉल में बैठे हैं। हे भगवान, भाभी रंजन जी से चाय पकड़ाने को कह रही हैं। रंजन को कितना बुरा लगेगा, कहीं गुस्सा ना हो जाए। अरे भाभी, इसमें प्लीज बोलने वाली क्या बात है? लाइए। ओ मोहित भैया, लीजिए आपकी स्पेशल अदरक वाली चाय। रंजन खुशी खुशी चाय का कप जाकर मोहित को पकड़ा देता है और वापस आकर अपना पराठा खाने लगा। प्रणति रंजन को ऐसे देखकर हैरान रह गई। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार बुआ की बेटी की शादी में गया हुआ था। शादी खत्म होने के बाद सब थके हारे घर लौटे और हॉल में सोफे पर बैठ गए। उफ, थक गई मैं तो। पर शादी तो बहुत बढ़िया निपट गई। खाने का इंतजाम बहुत लाजवाब था। हाँ, और लड़का भी बहुत अच्छा है। हमारी मीनल वहाँ बहुत राज करेगी। जीजी के तो भाग ही खुल गए हैं। पर पापा जी, विदाई के वक्त मीनल कितना रो रही थी ना। मुझे तो अपना टाइम याद आ गया। एक लड़की के लिए अपना मायका छोड़कर नए घर नए परिवार के बीच जाना कितना बड़ा बदलाव होता है। सही कह रही हो शिखा। शादी के बाद लड़कियों की तो पूरी दुनिया ही बदल जाती है। नया मोहल्ला, नया परिवार, नए दोस्त। विदाई सच में बहुत रुला देती है। विदाई और नए परिवार की बातें सुनकर प्रणति अचानक ख्यालों में खो जाती है। दीदी की शादी हुई, वो ससुराल चली गई। ताऊ जी की लड़की की शादी हुई, वो भी अपने ससुराल चली गई। मीनल भी आज विदा हो गई। सबकी लाइफ में कितना कुछ बदल गया और मेरी लाइफ में क्या है। मैं तो शादी के बाद भी उसी घर में हूँ। वही पुराना कमरा, वही सोफा, वही मम्मी पापा। मेरी तो कोई विदाई ही नहीं हुई। मेरे पति भी मेरे साथ मेरे मायके में ही रहते हैं। मुझे भी अपने ससुराल जाना है। मुझे भी अपना अलग घर बसाना है। प्रणति ऐसा सोचते हुए अपने कमरे में चली गई और रंजन के आने का इंतजार करने लगी। रात को रंजन दुकान से आया और चाय पानी पीने के बाद वो कमरे में आ गया। तभी प्रणति ने उसके पास बैठते हुए कहा, रंजन, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा, बात हमारी है। मुझे लगता है कि हमें अब यहाँ मायके में नहीं रहना चाहिए। हमें अपना एक अलग घर बसाना चाहिए। क्या? अलग घर? क्यों भाई? यहाँ क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है रंजन कि मैं शादीशुदा होकर भी अपने मायके में बैठी हूँ। लड़कियां शादी के बाद अपने ससुराल जाती हैं, अपना घर संभालती हैं, और आप यहाँ घर जमाई बनकर बैठे हैं। घर जमाई बनने में क्या ही इज्जत है। आप कभी आते जाते रहेंगे तभी तो दामाद की इज्जत अच्छी होती है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? फालतू की बातें किए जा रही हो। फालतू की बातें नहीं है। आप खुद की कोई नौकरी वोकरी कर लीजिए ना। हम अपनी कमाई से अलग घर लेकर रहेंगे। नौकरी? और वो भी मैं? अरे तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है। अच्छे खासे अपने मायके में हो, खुश रहो ना। अरे बिटिया ससुराल से मायके आने को तरसती है, और देखो तुम जहाँ पली बढ़ी वहीं हो। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास है, सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, और मुझे भी तो पलकों पर बिठा कर रखते हैं। पर मेरी भी तो कोई लाइफ है। मुझे भी अपने ससुराल में। अरे बाबा, ससुराल ससुराल क्या लगा रखा है? और रही बात नौकरी की, तो मुझे क्या जरूरत है 9 से 5 की गुलामी करने की? हाँ, अच्छा खासा पापा की दुकान में बैठता हूँ। तुम भी यहाँ खुश हो, मैं भी यहाँ खुश हूँ। दोनों को दोनों टाइम बढ़िया खाना मिल रहा है। फिर तुम्हें क्या परेशानी सूझ रही है? पर इसमें आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अरे सेल्फ रिस्पेक्ट से पेट नहीं भरता प्रणति। इतना मत सोचो, दिमाग की नसें फट जाएंगी। चलो अब जाकर खाना लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। ऐसा कहकर रंजन आराम से लेट गया। प्रणति उसे घूरती रह गई। उसे समझ आ गया था कि उसका पति इतना ढीठ है कि वो बातों से तो ये फ्री का महल छोड़कर नहीं जाने वाला। अब उसे रंजन को यहाँ से निकालने के लिए कोई ठोस प्लान बनाना ही पड़ेगा। अगली सुबह रंजन नाश्ता करके सीटी बजाता हुआ अपनी ही मस्ती में दुकान चला गया। उसके जाते ही प्रणति ने घर के सभी लोगों से कहा,
मुझे आप सबसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। देखिए, मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह अपने ससुराल जाना है, अपना अलग घर बसाना है। मैं जिंदगी भर इस तरह अपने ही मायके में नहीं रह सकती। अरे बेटा, क्या हो गया अचानक? दामाद जी ने कुछ कह दिया क्या? हमारी कोई बात बुरी लगी के? उन्होंने कुछ नहीं कहा मम्मी, यही तो प्रॉब्लम है। मैंने उन्हें कल रात बहुत समझाया कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, उन्हें कोई नौकरी ढूंढनी चाहिए, पर वो सुनते ही नहीं है। कहते हैं कि मैं नौकरी क्यों करूं, अच्छा खासा पापा की दुकान पर बैठता तो हूँ, यहाँ सब मुझे पलकों पर बिठा कर रखते हैं। तो इसमें गलत क्या है बेटा? वो मेरी दुकान संभाल तो रहे हैं और मेरी हेल्प तो हो जा रही है। हमें तो कोई परेशानी नहीं है अपने दामाद जी से। पापा, परेशानी उनकी सोच में है। उन्हें लगता है कि मुफ्त की रोटियां तोड़ना और घर जमाई बनकर रहना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं बची है। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला प्रणति? ये सब तू क्यों बोल रही है? आप सबको रंजन जी की ये एक्स्ट्रा खातिरदारी करना बंद करनी पड़ेगी। जब तक उन्हें यहाँ राजा वाली फीलिंग आती रहेगी, वो यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। आपको उन्हें ताने मारने होंगे, उनसे काम करवाना होगा, उन्हें डांटना होगा। उन्हें रियलाइज हो कि उनकी इज्जत ससुराल में रहने में नहीं, बल्कि ससुराल में कभी कभी आने जाने से है। प्रणति की बात सुनकर पूरे हॉल में खामोशी छा गई। दामाद को डांटने और उससे काम करवाने की बात सुनकर सुषमा जी ने तो अपने कान पकड़ लिए। हाय राम, ये क्या कह रही है तू? दामाद तो भगवान का रूप होता है, हम उससे काम करवाएंगे? पाप लगेगा बेटी। हाँ प्रणति, लोग क्या कहेंगे कि हम अपने जमाई से नौकरों की तरह काम करवाते हैं? कल को जीजा जी को बुरा लग गया और वो गुस्सा हो गए तो? अरे, हमने तो कभी सपने में भी उनको इतना पराया नहीं सोचा। भाभी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि उनका ईगो हर्ट हो, वो गुस्सा हो और खुद से कहें कि मैं इस घर में बेइज्जती नहीं सहूंगा, मैं अपना अलग घर बसाऊंगा। बेटा, लेकिन मेरी दुकान पर मैं उसे कैसे डांट सकता हूँ? मुझे तो खुद शर्म आ जाएगी। पापा, अगर आप लोग सच में चाहते हैं कि आपकी बेटी की अपनी एक अलग दुनिया हो, तो आपको मेरी खुशी की खातिर ये करना ही होगा। उन्हें एहसास दिलाना होगा कि घर जमाई बनकर दामाद की इज्जत नहीं होती, बल्कि अपनी मेहनत से कमाकर सेल्फ रिस्पेक्ट से जीना ही असली जिंदगी है। प्लीज पापा, मेरी खातिर। प्रणति की आंखों में आंसू देखकर घर वालों का दिल पिघल गया। आखिरकार भारी मन से ही सही, पर सत्य प्रकाश जी, सुषमा, मोहित और शिखा राजी हो गए। 2 दिन बाद दोपहर का वक्त था। सत्यप्रकाश जी की कपड़े की दुकान पर काफी भीड़ थी। प्रणति एक बहाने से दुकान के अंदर आई हुई थी और एक रैक के पीछे छुपकर खड़ी थी, ताकि वो रंजन की बेइज्जती का लाइव नजारा देख सके। सत्यप्रकाश जी ने एक गहरी सांस ली, खुद को तैयार किया और फिर रंजन की तरफ मुड़कर जोर से चिल्लाए। रंजन जी, ये क्या हिसाब किया है आपने? 500 रुपए कम लिख रखे हैं रजिस्टर में। दिमाग कहाँ रहता है आपका? दुकान में खड़े ग्राहक सत्यप्रकाश जी और रंजन की तरफ देखने लगे। प्रणति पीछे से देख रही थी। उसे लगा कि इतने लोगों के सामने सरेआम बेइज्जती होने पर अब तो रंजन भड़केगा और दुकान छोड़कर चला जाएगा। बस मुंह उठाकर चले आते हैं दुकान पर। अगर काम नहीं आता तो बैठते क्यों हैं यहाँ? जाइए यहाँ से, मैं काम अकेले संभाल लूंगा। सब लोग देख रहे थे। प्रणति की धड़कनें तेज हो गईं, पर अगले ही पल रंजन ने जो किया, उसे देखकर प्रणति और सत्यप्रकाश जी दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे पापा जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अब बीपी बढ़ जाएगा आपका। गड़बड़ हो गई होगी। इंसान हूँ, कंप्यूटर थोड़ी हूँ। मैं अभी ठीक कर देता हूँ। वो पर आपने। अरे कोई बात नहीं पापा जी, बड़े बुजुर्गों की डांट में तो प्यार छुपा होता है। आप बैठिए, थक गए होंगे चिल्लाकर। मैं छोटू को भेजकर आपके लिए स्पेशल इलायची वाली चाय मंगवाता हूँ। आइए भाई साहब, क्या दिखाऊं आपको, साड़ी या सूट? प्रणति ने रैक के पीछे खड़े हुए अपना माथा पीट लिया। बेइज्जती का रंजन पर ऐसा असर हुआ जैसे चिकने घड़े पर पानी। वो चाय का ऑर्डर दे रहा था और सत्यप्रकाश जी अपनी जगह पर शौक में बैठे थे। दुकान वाला प्लान फेल होने के बाद अगले दिन घर के मोर्चे पर सुषमा जी ने कमान संभाली। सुबह का वक्त था। रंजन सोफे पर बैठकर मजे से टीवी देख रहा था। रंजन जी, खाली बैठे हैं क्या? तो जाकर गैस का सिलेंडर लेकर आइए, खत्म हो गई है गैस। घर के काम तो आपको भी करने पड़ेंगे ना। अब मजा आएगा। अब तो पक्का ये कहेंगे कि मैं क्या इस घर का नौकर हूँ जो सिलेंडर उठाऊं। अरे मम्मी जी, छोटू को बोल दीजिए ना, वो ला देगा। छोटू नहीं है, आपको ही लाना पड़ेगा। और हाँ, आते हुए मंडी से 5 किलो आलू भी ले आइएगा। अब जाइए जल्दी। प्रणति दरवाजे के पीछे से देख रही थी। रंजन ने टीवी बंद किया, एक हल्की सी अंगड़ाई ली और बिना मुंह बनाए घर से बाहर चला गया।
करीब आधे घंटे बाद रंजन कंधे पर भारी गैस का सिलेंडर उठाए और दूसरे हाथ में 5 किलो आलू की थैली लटकाए हुए आ रहा था। उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। ये लीजिए मम्मी जी, सिलेंडर भी आ गया और आपके आलू भी। और पता है, उस सब्जी वाले से बहस करके मैंने ये हरा धनिया और 2 नींबू एकदम फ्री में ले लिए। मम्मी जी, आपका दामाद बहुत स्मार्ट है, आपकी बेटी ही लकी है। बेटा, आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैंने आपसे सिलेंडर लाने को कहा? अरे मम्मी जी, बुरा क्यों लगेगा? अपनी सासू माँ का काम नहीं करूंगा तो किसका करूंगा? लाइए, अब एक गिलास ठंडा पानी पिला दीजिए, थोड़ी मेहनत हो गई आज। ऐसा कहकर रंजन खुशी खुशी सोफे पर जाकर बैठ गया। प्रणति ने गहरी सांस छोड़ते हुए अपने बाल नोच लिए। डांट का असर नहीं हुआ, मजदूरी का असर नहीं हुआ। रंजन की ढीठ फिलॉसफी के आगे प्रणति के सारे प्लान मिट्टी में मिल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंसान को किस चीज से फर्क पड़ता है। सुषमा जी और सत्यप्रकाश जी का प्लान फेल होने के बाद अब आखिरी उम्मीद मोहित और शिखा से बची थी। उन दोनों ने तय किया कि वो रंजन से ऐसे काम करवाएंगे जो कोई भी दामाद अपनी इज्जत के खिलाफ ही मानेगा। दोपहर का वक्त था। रंजन आराम से सोफे पर लेटकर मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी शिखा हाथों में कपड़ों का बड़ा सा गट्ठर लेकर आई। जीजा जी, ये मोबाइल पर गेम खेलना बंद कीजिए और ये लीजिए मेरे और आपके भैया के कुछ भारी कपड़े। इन्हें जाकर नुक्कड़ वाले ड्राई क्लीनर को दे आइए। और हाँ, मोल भाव कर लीजिएगा, वो पैसे ज्यादा लगाता है। फिकर नॉट भाभी, मैं भी कर देता हूँ ये काम। तभी मोहित भी अपने कमरे से बाहर आता है। उसके हाथ में बिजली का बिल है। अरे हाँ रंजन जी, ड्राई क्लीनर के पास से सीधा बिजली दफ्तर जाना। ये लीजिए बिल और पैसे। आज आखिरी दिन है, वहाँ लाइन बहुत लंबी होगी और 2-3 घंटे लग सकते हैं। चुपचाप लाइन में लगकर बिल जमा करके ही आइएगा। पर भैया, बिजली बिल के लिए लाइन लगाने की क्या ज़रूरत है? वो तो ऑनलाइन पेड कर दीजिए। नहीं, पापा ने कहा है बिजली बिल ऑफलाइन पेड करना है। आज आप दुकान भी नहीं गए तो ये काम ही कर दीजिए। घर में खाली बैठने से तो अच्छा ही है कि घर के कामों में हाथ बटाइए। आप भी तो घर पर हैं भैया, तो बिल आप भर दीजिए। मैं आपकी तरह घर पर बैठकर गेम नहीं खेल रहा। मुझे घर पर काम है, ऑफिस में कुछ काम चल रहा है, इसीलिए मैं घर पर हूँ। पर वर्क फ्रॉम होम तो करूँगा ही। आप जाइए, बिल जमा कर दीजिए और शिखा ने जो कहा वो भी कर दीजिएगा। कपड़े धुलवाना और 3 घंटे लाइन में लगना, ऊपर से भैया ने इनसे अच्छी तरह से बात भी नहीं की। अब तो इनका ईगो पक्का हर्ट होगा। अब तो ये पक्का कहेंगे कि क्या मैं इस घर का नौकर हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ। अभी प्रणति अपने मन में ऐसा सोच ही रही थी कि तभी रंजन ने मोबाइल साइड में रखा और एक जोर की अंगड़ाई लेता हुआ बोला, अरे बस इतनी सी बात। लाइए भाभी, कपड़े दीजिए। और भैया, आप बिल की टेंशन मत लीजिए। लाइन लंबी हुई तो क्या, मैं अपने फ़ोन में ईयरफोन लगाकर वेब सीरीज देखते देखते खड़ा रहूँगा, टाइम पास हो जाएगा। रंजन ने खुशी खुशी कपड़ों का गट्ठर उठाया, बिल को अपनी पॉकेट में डाला और गुनगुनाते हुए घर से बाहर निकल गया। हे भगवान, इस इंसान को तो किसी चीज का बुरा ही नहीं लगता। ये दामाद है या इस घर के रामू काका? प्रणति, तेरा पति अलग ही मिट्टी का बना है, हमने तो हार मान ली। शाम को रंजन बिजली का बिल जमा करके और शिखा भाभी के कपड़े देकर मजे से घर लौटा। प्रणति का फ्रस्ट्रेशन अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। जैसे ही रंजन कमरे में आया, प्रणति झटके से कमरे का दरवाजा बंद करके गुस्से में बोली, आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा ना? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इससे आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा क्या? है? क्या बुरा नहीं लग रहा बिल जमा करने में? अरे नहीं, लाइन में मज़ा आया। बगल वाले अंकल से मैंने राजनीति पर बहुत अच्छी बातें की। इसी बहाने कम से कम लोगों से मिलना भी हो गया। राजनीति भाड़ में जाए, मैं आपकी इज्जत की बात कर रही हूँ। देखिए ना, आपसे मम्मी ने सिलेंडर तक मंगवा लिया, पापा ने सरेआम दुकान में आपको बेइज्जत किया, भैया भाभी आपसे अपने मैले कपड़े उठवा रहे। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ लोग अब आपकी पहले जैसी इज्जत नहीं करते। क्या दिखाई नहीं दे रहा? सब तो नॉर्मल है। अरे बल्कि मेरा तो प्रमोशन हो गया है, अब मैं दामाद से घर का बेटा बन गया हूँ। नॉर्मल नहीं है रंजन, मुझे तो बिल्कुल भी आपकी ये बेइज्जती अच्छी नहीं लग रही है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि आपको ससुराल में रहने देते हैं यही काफी है। इसके बदले वो आपसे कुछ भी करवा सकते हैं। आपको रियलाइज हो ही रहा होगा ना? क्यों ना आप एक नौकरी ढूंढ लें, हम अपना अलग घर बसाएंगे। मैं तो आपके साथ थोड़े में भी खुश रह लूंगी। प्रणति की इतनी इमोशनल और गुस्से भरी बातें सुनकर रंजन बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ।
उसने बहुत ही आराम से अपनी शर्ट के बटन खोले, तकिए पर टेक लगाई और एक ऐसा ऐतिहासिक भाषण दिया जिसने प्रणति की बोलती बंद कर दी। तुम्हारा ना सच में दिमाग खराब हो गया है प्रणति। अरे सोचो तो क्या हो गया अगर मम्मी ने मुझसे सिलेंडर मंगवा लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सा आसमान टूट पड़ा? आसमान नहीं टूटा, वो सास है आपकी। अरे वो मम्मी है यार, वो मुझे घर के काम बोल सकती है ना। इसमें क्या, अपनी सगी माँ भी तो घर में काम करवाती है ना। उससे तो किसी का ईगो हट नहीं होता। मुझे तो कुछ बुरा नहीं लगा। इसमें तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है पता नहीं। और पापा ने जो सरेआम बेइज्जत किया। अरे पापा यार, कुछ बोल दिया तो क्या बड़ी बात हो गई। तुम्हारे पापा मेरे पापा, तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी, इसमें फर्क क्या है? और सुनो मेरी बात, अगर मैं तुम्हारी बात मानकर बाहर कोई नौकरी भी कर लूं तो वहां क्या होगा? कोई अनजान बॉस मुझे 9 से 5 की ड्यूटी में गधों की तरह खटाएगा, 10 गालियां देगा, टारगेट्स के लिए खून पिएगा। अरे मुझे अपना पालतू कुत्ता बनाकर रखेगा। हाँ, तो तो क्या हुआ, वो अपनी मेहनत की कमाई होगी जिससे आप पूरी शान से जी सकेंगे और ससुराल में भी आपकी इज्जत बनी रहेगी। अरे यार, तो जब गालियां खानी ही है और मजदूरी करनी ही है तो बाहर किसी अनजान बॉस की गालियां खाने से अच्छा है कि अपने ससुर की डांट सुन लो। कम से कम रात को बढ़िया घर का खाना तो मिलेगा। यहाँ 3 घंटे लाइन में लगकर बिल भरना ऑफिस के 9 घंटे के टॉर्चर से बहुत बेहतर है मेरी जान। आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तुम शांति से रहो ना अपने मायके में। क्यों मेरी ये सेठ जिंदगी झंड करने पर तुली हो? अच्छा खासा पापा के साथ दुकान में बैठता तो हूँ, बस सब ठीक ही तो चल रहा है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तुम रुको, मम्मी ने बाजार से ताज़ी सब्जियां लाने को कहा था, मैं ले आता हूँ। फिर दुकान भी जाना है। और हाँ, तुम भी ये फालतू का सीरियल वाला दिमाग मत लगाओ। अरे शांति से जियो और मुझे भी आराम से जीने दो। हाँ। ऐसा कहकर रंजन एकदम मजे से सीटी बजाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। प्रणति अपना माथा पकड़कर वहीं बेड पर धड़ाम से बैठ गई। रंजन के जाने के बाद सत्यप्रकाश जी, सुषमा, मोहित और शिखा प्रणति के कमरे में आए। उन्होंने दरवाजे के बाहर से रंजन का वो महान भाषण सुन लिया था। अरे बेटा प्रणति, हमने तो दामाद जी को भगाने की पूरी कोशिश की, पर उनके लॉजिक के आगे तो हमारे सारे हथियार फेल हो गए। हाँ बेटा, अब तू भी जिद छोड़ दे। सच कहूं तो मुझे भी दामाद जी से सिलेंडर और सब्जियां मंगवाने में अब मजा आने लगा है। काम तो अच्छा कर ही लेते हैं, बल्कि सब्जी में धनिया और नींबू फ्री ला कर देते हैं। और मेरी तो ड्राई क्लीनिंग के पैसे भी बच गए। उन्होंने मोल भाव करके 50 रुपए कम करवा लिए। हे भगवान, एक तो मेरा पति अल्ट्रा प्रो मैक्स ढीठ है, ऊपर से मेरे घर वाले भी अब उसके मजे लेने लगे। मेरा क्या होगा भगवान? प्रणति हार मानकर अपना सिर तकिए में दे मारती है। तभी बाहर से रंजन की आवाज आती है। अरे मम्मी जी, धनिया के साथ मिर्ची भी फ्री लाऊं क्या? लाओ, मिर्ची भी लाओ और मेरी किस्मत पर रगड़ दो। हॉल से रंजन की सीटी बजाने की आवाज आती है और परिवार वाले प्रणति की इस बात पर हंसने लगते हैं।